Students, in this lecture we will discuss about the magnetic properties of transition metal complexes, and this is the part 5 for the magnetic behavior. So in this lecture I will discuss especially about the magnetic behavior of first row transition metal compounds. तो इस लेक्चर में मैं जो डिस्कस करूंगी आपके साथ वो करूंगी फर्स्ट रो ट्रांजिशन यानी जो 3D सीरीज है उसके मेटल कंपाउंड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस टेबल में मैंने आपको दिए हैं डिफरेंट मेटल आयंस ऑफ 3D सीरीज। तो ये जो डिफरेंट मेटल आयंस हैं यहाँ पर आप देखिए इनके मैंने कन्फिग्रेशंस भी दिए हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर्स में कि जहाँ पर आपने देखा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था एक जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो होता है स्पिन ऑनली। दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जिसमें एस और एल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एस और एल अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट में, जबकि जो ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पर आप देखेंगे कपलिंग हो गई है, नया जो क्वांटम नंबर है वो यहाँ पर एडेड है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। ओके, सो दिस इज द केस। इस हम जनरली वो लेंथेनॉइड्स का केस होता है। ये जो है म्यू एस प्लस एल, यहाँ पर हम अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन इस फॉर्मूले से वी कैलकुलेट द म्यू वैल्यू, एंड हेयर दिस इज द स्पिन ओनली formula and where we can calculate the spin only magnetic moment with the help of the formula that is under root 4s into s plus 1 or अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। तो आप देखिए हमने डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफरेंट फार्मूला से कैलकुलेट किया है, और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, कैलकुलेटेड। इस सॉरी, दिस इज द ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटली मतलब हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंटली जब म्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल म्यू वैल्यू ये है। और ये 3 हमने किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी हैं, 3 डिफरेंट फार्मूला से कैलकुलेट करके देखिए। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे ये एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, देखिए। और ये अगर आप इन तीनों को इसके साथ कंपैरिजन करें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, देन यू विल फाइंड दैट दीज वैल्यूज अप टू D4 कन्फिग्रेशन। आप D4 कन्फिग्रेशन तक देखिए, इवन D5 कन्फिग्रेशन के केस में भी आप देख सकते हैं, बट D4 तक अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वैल्यू देखिए किसके नज़दीक है, जो म्यू स्पिन फार्मूला से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उन वैल्यू के ये आसपास वैल्यूज़ हैं। देखिए 1.73 जो हमने म्यू स्पिन से कैलकुलेट किया है, और जो एक्सपेरिमेंटल आ रही है 1.7 से 1.8 के बीच में आ रही है। जबकि जो म्यू एस प्लस एल है ये देखिए ये बहुत अधिक है, और म्यू जे अगर हम देखेंगे तो ये म्यू जे की वैल्यू कम दिख रही है आपको। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसके नज़दीक है, म्यू स्पिन ऑनली के नज़दीक है, हाफ, लगभग हाफ जो मेटल आयंस हैं उनके केस में। अगर हम D5 कन्फिग्रेशन से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्पिन ऑनली वैल्यू है ये वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखिए, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हायर आ रही है, जबकि स्पिन ऑनली फॉर्मूला से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आ रही है, लोअर वैल्यू आ रही है। तो ये हायर और जो लोअर वैल्यू आ रही हैं इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जहाँ पर हमने एनोमेलस मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने ऑर्बिटल मोशन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है म्यू स्पिन से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 3D सीरीज है उसके ऊपर जनरली म्यू स्पिन ऑनली फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनसे क्या आ रही हैं, कम आ रही हैं। तो कम आने का कारण जनरली क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि हम जो फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, म्यू स्पिन। तो इसको हम देखिए आपको मैं वन बाय वन आपको मैं बताऊंगी फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशन कैसे हम एस और एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को देखिए, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट
कैपिटल एस एंड कैपिटल एल। अगर आपको एस और एल की वैल्यू पता होगी देन यू कैन ईजिली डिटरमाइन और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जे, तब आप जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं D1 कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इसकी स्पिन कहाँ है, अप डायरेक्शन में, तो इसका एस कितना है, हाफ प्लस हाफ। और ये कौन से वाले ऑर्बिटल में है, जिसकी m की वैल्यू कितनी है, +2, तो एल कितनी हो गई, +2, और इसका s कितना है, प्लस हाफ। ओके, तो इसका जो कैपिटल एस है वो हाफ है और जो एल है वो कितनी है, 2 है। अगर हम ये D2 कन्फिग्रेशन को देखें तो देखिए देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ आर हैविंग द स्पिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ इट इज इक्वल टू 1। तो दोनों की मिला के एक इनकी क्या हो गई, एस की वैल्यू। और अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन +2 वाले एल की वैल्यू में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन +1 में, तो +1 एंड +2, तो दोनों की अगर हम एल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, +2 + 1 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर एल वैल्यू होगी 3 और एस वैल्यू होगी 1। अब अगर D3 कन्फिग्रेशन है तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑल आर हैविंग द स्पिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सो इट बिकम्स 3/2। तो यहाँ पर S कितनी हो गई, 3/2, और इसकी L वैल्यू कितनी होगी, +2 +1 एंड 0। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 वाले ऑर्बिटल में है जिसका L वैल्यू 0 है, तो इसकी L वैल्यू कितनी होगी, 3। D4 कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों की हाफ स्पिन अप डायरेक्शन में है, तो S कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 2, एंड L वैल्यू कितनी होगी, देखिए +2 +1 0 -1, तो कितनी हो जाएगी, 2। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं D5 को देखूं तो L की वैल्यू 0 होगी, देखिए +2 +1 0 -1 -2, तो एल की वैल्यू तो 0 है। और आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 अनपेयर्ड, सबकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितनी हो जाएगी इसकी एस, 5/2, तो 5/2 एस हो जाएगी। ओके, तो या तो हम एस को लिखेंगे 5/2 या हम कहेंगे इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी एस कितनी आ गई, 5/2। तो हम किसी भी फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। D6 को अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए अपोजिट स्पिन में आ गया, तो यहाँ पर स्पिन क्या हो जाएगी, 0 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो एस कितनी हो जाएगी, +2, हाफ 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 हाफ, तो 2 जो है इसकी एस है। और अगर आप इसका क्या देखेंगे, अगर आप एल देखेंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है +2 वाले में, तो 4 5 देन 0 -1, कितना हो गया, 4 -2 2, तो टोटल एल वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये आपको ये जोड़ने हैं, किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एल वैल्यू आपको जोड़ देनी है। D7 कन्फिग्रेशन को अगर आप देखेंगे ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन दी स्पिन विल बिकम 3/2। स्पिन कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। एंड यू कैन एड अप दिस एल वैल्यूज, देखिए 2 + 2 4 +2 6 -1 -2, तो 3 हो जाएगी इसकी एल की वैल्यू। D8 को आप देखिए देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो स्पिन विल बिकम 1 एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल। लाइकवाइज इन केस ऑफ D9 कन्फिग्रेशन यू विल फाइंड द हाफ स्पिन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अनपेयर्ड है। एंड D10 में आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सो कैपिटल एस विल इक्वल्स टू 0 एंड एल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो जब हमें ये एल और एस की वैल्यू पता होगी देन वी कैन इजीली कैलकुलेट magnetic moment with the help of any formula. We can calculate mu s, we can calculate mu s plus l, we can calculate mu j, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि j की वैल्यू कितनी होती है, l + s से लेके l - s तक। और ये वैल्यू अगर इफ द कन्फिग्रेशन इज लेस देन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, तो ये j की वैल्यू हम l - s लेते हैं। ओके, और अगर अधिक होती है, अगर वो मोर देन हाफ फील्ड है, तो j की वैल्यू कितनी लेते हैं, l + s। Now we will discuss the magnetic moment of different configurations one by one. अब आप इनको वन बाई वन देखेंगे। ये D1 मेटल आयन है। D1 मेटल आयन का एग्जाम्पल दिया है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, और टाइटेनियम का 3+ कॉम्प्लेक्स है, तो ये D1 अगर कन्फिग्रेशन है तो ये T2G1 होगा। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर में है। और अगर हम इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वो होती है 1.8 बोर मैग्नीटॉन। और अगर हम इसकी इस कैलकुलेटेड वैल्यू देखें तो वो आती है 1.73। तो देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी कम है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू अधिक है। तो अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू अधिक आ रही है तो इसका मतलब कहीं पर थोड़ा सा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, बहुत
बहुत कम। तो ऑर्बिटल मोशन जो है वो क्विंच्ड है बट पार्शियली क्विंच्ड। तो थोड़ा सा इफेक्ट जो है, जो ऑब्जर्व वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, मतलब वहाँ पर थोड़ा ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन रहा है। D2 मेटल आयन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है V3+। अगर इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया D2G2। अगेन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट को देखें, तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो देखिए कम है, और जो कैलकुलेटेड है वो थोड़ा सा अधिक है। जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोई भी कि ऐसा क्यों होता है। D3 मेटल आयन को अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल है क्रोमियम का थर्ड कॉम्प्लेक्स। इसका कन्फिग्रेशन है T2G3। अगेन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर हम इनकी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखें तो आप देखिए लगभग बराबर आती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी स्पिन ओनली फॉर्मूला। इट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज देयर इन केस ऑफ D3 कन्फिग्रेशन। वैसे भी आपने देखा कि D4 तक लगभग जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर होती है। इन केस ऑफ D4 मेटल आयन you will find chromium second octahedral complexes are the example of D4 metal ion। अगर हम देखेंगे क्रोमियम का हाई स्पिन अगर कॉम्प्लेक्स देखें क्रोमियम 2+ का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा T2G3 Eg1। So if it is T2G3 Eg1, there are 4 unpaired electrons. So according to the 4 pair of electrons, the spin only formula से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.90 बोर मैग्नेटॉन। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी इसकी कितनी आती है, 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो नॉर्मली म्यू स्पिन, केवल स्पिन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमियम सेकेंड के मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। ओके, अगर हम देखेंगे क्रोमियम का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो T2G4 हो जाएगा। T2G4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो जो यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2.74 से 2.84 BM। इन दोनों स्पीसीज को अगर हम देखेंगे तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं। लेकिन अगर हम क्रोमियम के एसीटेट कॉम्प्लेक्स को देखें तो एक डायमैग्नेटिक स्टेट है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CR के बीच में क्या होता है, क्वाड्रपल बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग की वजह से पेयर्ड हो जाते हैं। सो देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम डायमैग्नेटिक इन नेचर। ना इफ यू सी द T5 कन्फिग्रेशन, तो हम ये देखेंगे कि Mn2+ और Fe3+ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनका कन्फिग्रेशन D5 होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर ये T2G3 Eg2 कन्फिग्रेशन होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 5.96 बोर मैग्नेटॉन है, ऑलमोस्ट इक्वल टू दी स्पिन ओनली वैल्यू। So, and if we see the complexes of Fe3+ that have oxo-bridged complexes, ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर oxo-bridged कॉम्प्लेक्स हो तो Fe3+ अगर 2 सेंटर हैं और उसके बीच में ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सो ब्रिज अगर है, तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो 5.92 से कम आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर Fe और Fe सेंटर के बीच में क्या हो जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जिसकी वजह से देखेंगे कि जो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आयरन सेंटर में है और दूसरे आयरन सेंटर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एंटी फेरोमैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, कपल करते हैं। उसकी वजह से जो टोटल स्पिन होती है वो क्या आती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने के बावजूद भी क्या हो जाता है, वहाँ पर स्पिन 0 होगी। जो 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 आप देखेंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअली कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वहाँ पर होगा। क्योंकि थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट अगर है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड नहीं होंगे, कुछ कुछ पार्शियली एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। इसलिए जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 5.92 से क्या आती है, कम आती है। तो जहाँ पर भी एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी।
D6 मेटल आयन को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे जो आयरन के सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दे आर हैविंग द D6 मेटल आयन। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाई स्पिन कन्फिग्रेशन T2G4 Eg2, इस कन्फिग्रेशन के लिए जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 5.5 बोर मैग्नीटोन है, जबकि स्पिन ओनली फार्मूला से जो कैलकुलेट होके आया वो है 4.90 बोर मैग्नीटोन। तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो कम है और जो एक्चुअल में वो अधिक है। इट मीन्स देयर में बी सर्टेन पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब है कि केवल स्पिन जो है वही कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो थोड़ा बहुत ऑर्बिटल मोशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वैल्यू में। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें 3+ कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑब्जर्व वैल्यू अगेन कितनी आई 5.8 बोर मैग्नीटॉन, जबकि स्पिन ओनली जो वैल्यू है वो 4.90 मैग्नीटॉन रहेगी, बोर मैग्नीटॉन रहेगी। तो आप देख सकते हैं स्पिन ओनली वाली वैल्यू कम है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है हायर है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हायर होने की वजह से क्या वजह है, दिस इज द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। अगेन क्योंकि स्पिन ओनली से ही कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स देयर इज सम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन in the magnetic moment of this cobalt complex. And if we see the iron second complexes that are low spin, अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, T2G6 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो द ऑब्जर्व्ड व्यू विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व भी जीरो है इसकी और इसकी जो म्यू एस होगी वो भी जीरो होगी और इट इज़ अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर paramagnetic substances, while this is the diamagnetic substance. नाउ D7 मेटल आयन को अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट 2+ इज द D7 मेटल आयन, और यहाँ पर अगर इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे हाई स्पिन, तो ये रेयर है, ये कम स्टेबल होते हैं, जबकि कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को स्टडी करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा T2G5 Eg2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इफ़ यू सी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो हायर है और जो स्पिन ओनली जो वैल्यू है वो लोअर है। तो अगर ऐसा है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो केवल स्पिन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज हायर, इट मीन्स देयर मे बी सम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑल्सो इन दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसका मतलब 3D होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, कुछ ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन है। इफ़ वी सी द D8 मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, अगर हम D8 मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को देखें तो निकिल का जो 2+ कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक्चुअल में आई हैड नॉट डिस्कस्ड अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, बट द कन्फिग्रेशन विल बिकम लाइक E and T2, वो हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिस्कस अबाउट देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। So I have discussed only about the octahedral complexes. So if we see the Ni2+ high spin octahedral, high spin or low spin, there is no matter. D8 कन्फिग्रेशन के केस में लो स्पिन और हाई स्पिन जो है वो मैटर नहीं करता है, सो कन्फिग्रेशन विल रिमेन ऑलवेज T2G6 Eg2। एंड इन दिस केस अगर हम H2 मॉलिक्यूल, अगर हम H2 के साथ इसका कॉम्प्लेक्स देखें तो ऑब्जर्व जो वैल्यू आती है वो 3.2 बोर मैग्नीटॉन आती है, स्पिन ओनली से जो कैलकुलेट होके आती है वो 2.84 है। इट मीन्स देयर मे बी सम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू दिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सो दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू विल बिकम हायर। इसका मतलब है कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन का भी है, जो कि जिसकी वजह से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो क्या आती है, हायर आती है। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। इफ़ वी सी निकल एसिटाइल एसीटेट कॉम्प्लेक्स, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जर्व वैल्यू अगेन ये 3.2 बोर मैग्नीटोन है, ये किस पर है, रूम टेम्परेचर पर। ओके, लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसका टेम्परेचर 80 केल्विन से कम कर दें तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप देखेंगे 4.1 बोर मैग्नीटोन आती है। सो एट लोअर टेम्परेचर देयर इज द चांसेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, मतलब कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो और अरेंज हो जाते हैं,
जिससे कि उनका टोटल जो सम है स्पिन का वो कितना आ जाता है, अधिक आता है, एंड दिस द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हायर। तो लोअर टेम्परेचर पे आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हायर है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। इट इज़ ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। अगर हम निकल के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो म्यू ऑब्जर्व्ड यहाँ पर 3.2 से 4.1 बोर मैग्नेटॉन आती है। अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन होगा। If we see the D9 metal ion, then copper second octahedral complexes are the example. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो T2G6 EG3 है ये इसका कन्फिग्रेशन होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यू ऑब्जॉर्ब्ड है वो 1.7 से 2.1 बोर मैग्नेटॉन थी। आई हैड ऑलरेडी गिवन इन द टेबल, एंड यहाँ पर म्यू स्पिन ओनली से जब हम कैलकुलेट करते हैं वो 1.73 है। वैसे तो लगभग बराबर है, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू कई बार 2.1 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो हाफ जो टेबल थी लगभग, वो जो है वहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट जो लोअर साइड के जो मेटल्स थे वहाँ पर आपने देखा और जो वैल्यू थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो क्या थी, हायर थी एज कंपेयर टू द स्पिन ओनली वैल्यू। सो देयर मे बी द चांसेस ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगेन आई एम शोइंग यू द टेबल, और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कन्फिग्रेशंस हैं D5 तक भी आप कह सकते हैं, आप देख कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल मोशन में कंट्रीब्यूशन है वो केवल स्पिन ओनली की वजह से है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसी है, कम है, और जो बराबर है, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड स्पिन ओनली वैल्यूज दे आर इक्वल। ओके, लेकिन अगर आप नीचे के आयंस को देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पिन ओनली वैल्यू है वो कैसी है, वो कम है, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो अधिक है। तो ये अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन कंट्रीब्यूशन इनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, हायर है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे 3D सीरीज के जो मेंबर है, जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की, उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैसे वेरी करते हैं और उसका क्या कारण है। सो थैंक यू वेरी मच।